नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 12th लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि फेज़ वेलोसिटी क्या होती है। इस क्लास में हम देखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि फेज़ वेलोसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा। फेज़ वेलोसिटी इज़ बेसिकली अ वेलोसिटी विद विच अ कॉन्स्टेंट फेज ऑफ अ वेव इज़ ट्रेवलिंग। इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए कि एक वेव इस साइड मूव कर रही है। एट t इक्वल टू 0 पे ये वेव ऐसी थी। t इक्वल टू नेक्स्ट टाइम पर ये वेलोसिटी इस तरीके से हो जाएगी। उससे अगले टाइम पर ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। उससे अगले टाइम पर ये वेव कुछ यहाँ पहुँच जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, हम यदि किसी कांस्टेंट फेज को पकड़ लें, फॉर इंस्टांस हमने 90 डिग्री के फेज को पकड़ लिया। 90 डिग्री का फेज ये है। नेक्स्ट टाइम पर ये फेज यहाँ पहुँच जाएगा। इस पोजीशन वाले पार्टिकल का फेज 90 होगा। उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो जिस वेलोसिटी से ये 90 डिग्री का फेज मूव कर रहा है वही हमारी फेज वेलोसिटी कहलाती है। इसका फॉर्मूला हमने निकाला था Vp इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर बाय वी विच इज ग्रेटर देन सी वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमने फेज वेलोसिटी का मतलब समझ लिया, उसका फॉर्मूला समझ लिया और ये देख लिया कि सी स्क्वेयर बाय वी हमेशा सी से बड़ा होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि हमारे एजम्पशंस में कहाँ प्रॉब्लम रह गई कि हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बढ़कर आ गई। हमने इसमें ये माना था कि एक पार्टिकल यदि मूविंग है v वेलोसिटी से, उसका मोमेंटम p है, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि इसका सिंगल वेवलेंथ है। ऐसा मानने से जो मेरी वेलोसिटी निकल कर आई वो निकल कर आई सी स्क्वेयर बाय वी विच इज़ ग्रेटर देन सी एंड विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम यहाँ पर अपने एजम्पशन में एक चेंज कर रहे हैं। वो ये है कि जो मूविंग पार्टिकल है उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ से न बनकर बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव से मिलकर बनी है और उन वेव्स का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में स्लाइटली वेरी कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो बहुत सारी वेव्स से मिलकर बनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स से मिलकर बनी है। और ये सारी वेव्स आपस में इनका वेवलेंथ लैम्डा 1 न्यू 1, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली वेरी कर रही है। इसका लैम्डा 1 है तो इसका लैम्डा 2 हो जाएगा, इसका न्यू 1 लैम्डा 3 न्यू 3, इस तरीके से चलेगा। अब यदि किसी वेवलेंथ के पैरामीटर्स लैम्डा और न्यू वेरी कर रहे हैं तो उनके पैरामीटर्स के और ओमेगा भी वेरी करेंगे। k1 ओमेगा 1, क्योंकि k1 लैम्डा पर आपका जो k है वेव नंबर, इट इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ एंड एंगुलर वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इसका k2 ओमेगा 2, इसका k3 ओमेगा 3। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव से मिलकर एक कोई वेव बनेगी जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होगी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमने अभी तक के एजम्पशन में ये माना कि मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड थी वो मोनोक्रोमेटिक वेव थी, पर इससे जो वेलोसिटी निकल कर आई वो c की वेलोसिटी से ज़्यादा आ गई, इसलिए हमारा वो एजम्पशन ठीक नहीं था। हमने अपने एजम्पशन को चेंज किया। ये कहा कि जो एसोसिएटेड वेव है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव से मिलकर बनी है, जो आपस में जिनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्लाइटली वेरी कर रहे हैं। इन सब वेव्स की कंबाइंड वेव ये है, ये इस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है।
अब हमें जो इसके साथ ये कंबाइंड वेव एसोसिएटेड है, इसके लिए 3 चीज़ें निकालनी है। पहली क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। दूसरा, ये दिखती कैसी है, इसका अपीयरेंस कैसा है। और तीसरा, इसकी वेलोसिटी कितनी है। और इसी वेलोसिटी से हमारे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा ग्रुप वेलोसिटी Vg और फेज वेलोसिटी Vp। तो कुल मिला के इस क्लास में हमें जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव से कंबाइन होके एक वेव बनी, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो निकालना है, वो दिखती कैसे है वो निकालना है, और वो चलती कैसे ये निकालना है। क्लियर है। और यहीं से जो हमारी ये पहेली है कि Vp वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा कैसे आई, ये भी सुलझेगी। लेकिन इस प्रेजेंट क्लास में हमें सिर्फ ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है इस तक ही सीमित रहना है। इस पहेली को हम अगली क्लास में सुलझाएंगे। तो हमारा मेन एम बच गया है ग्रुप वेलोसिटी को समझने का। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को ऐड करना है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 2 वेव्स कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स को वेव्स को ऐड करेंगे तो मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हम सिंपली 2 वेव्स को ले रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं। लेट्स से पहली वेव की वेव इक्वेशन है A cos k1 x माइनस ओमेगा 1 t। पिछले केस में हमने जो हमारी वेव ली थी उसको साइन के फंक्शन में लिखा था, यहाँ पर हम कोसाइन में लिख रहे हैं। साइन और कोसाइन सिर्फ 90 डिग्री के फेज से वेरी करते हैं, सिमिलर वेव्स होती हैं। आप यहाँ पर साइन भी ले सकते हैं और कोसाइन भी ले सकते हैं। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कोसाइन ले रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोसाइन ले रहा हूँ। y1 पहली वेव की वेव इक्वेशन ये हो गई। दूसरी वेव की इक्वेशन A cos k2 x माइनस ओमेगा 2 t। यहाँ पर k1 k2 स्लाइटली वेरी कर रहे हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 स्लाइटली वेरी कर रहे हैं। इन दोनों वेव्स के एडिशन से जो वेव बनेगी कंबाइंड वेव, वो y1 प्लस y2 होगी। हमें इन दोनों वेव्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये A कॉमन है, अंदर आ जाएगा आपका cos k1 x माइनस ओमेगा 1 t प्लस cos k2x माइनस ओमेगा 2 t। इन दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d होता है cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। यहाँ पर हमारा c क्या है, c है kx माइनस ओमेगा t, d क्या है k2x माइनस ओमेगा 2t। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा y बिकम्स, इनको ऐड करते ही बाहर क्या आएगा 2, a ऑलरेडी है तो ये 2a हो जाएगा। 2a cos दिस प्लस दिस। यहाँ पर देखिए आप इन दोनों को ऐड करना है तो k1 k2 ऐड हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली उस साइड आ जाएगा माइनस ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t। अब माइनस t कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ये हो गया आपका k1 प्लस k2 x माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने c प्लस d किया है, ये c प्लस d बन करके ये आ जाएगा
पूरा 2 से डिवाइड होगा, तो मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूं 2 से। इसके साथ एक टर्म और आएगा cos c माइनस डी, जो इस लाइन में नहीं आ पाया, हम यहां पर लिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके, वो आ जाएगा cos। अब देखिए c माइनस डी, जब मैं c इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आ जाएगा k1 माइनस k2 और कॉमन x आ जाएगा, k1 माइनस k2 कॉमन आ गया x। अब फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें से ये घटेगा, माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, नहीं इसमें से ये घटेगा तो माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा ω1 माइनस ω2 t, और पूरे के नीचे 2 आएगा, मैं उसको इंडिविजुअली 2 ऐसे लिख रहा हूं। यह आपका नेट जो हमारी दो वेव्स को ऐड करके वेव इक्वेशन बनी वो निकल के आई है। यहां पर मैं कुछ k1 प्लस k2/2 को k बोल रहा हूं, ω1 प्लस ω2 को ओमेगा, और k1 माइनस k2 को डेल्टा k, और ω1 माइनस ω2 को ω2 को डेल्टा ओमेगा। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करेंगे तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 2a cos kx माइनस ओमेगा t इंटू cos डेल्टा k/2 x माइनस डेल्टा ω/2 t। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमने अब एसोसिएटेड वेव को मोनोक्रोमेटिक ना मान के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव से मिलकर बनी हुई वेव माना, लेकिन मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए हमने इनफाइनाइट वेव्स कंसिडर ना करके सिर्फ 2 वेव कंसिडर करी, और उन 2 वेव्स को जब ऐड किया तो फाइनली जो वेव इक्वेशन निकल के आई वो लास्ट में लिखी हुई है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। हमने क्या बोला था, जो वेव्स को ऐड करके नेट वेव निकली, हमें उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालना है, तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब हमें देखना है कि ये मैथमेटिकल जो फॉर्म है ये दिखता कैसा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपका t भी है और x भी है। अब दोनों वेरिएबल्स रहेंगे तो उसको प्लॉट कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पर एट t इक्वल टू 0 टाइम पे उस मूव करती हुई कंबाइंड वेव की एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, और जैसी वो वेव दिखेगी उसका फॉर्म देखने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब हम t को 0 पुट कर रहे हैं। एट t इक्वल टू 0 वेव इक्वेशन विल बिकम 2a cos kx and cos दूसरा क्या है आपका cos डेल्टा k/2x। ये हमारी ये वाली इक्वेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 पे बन जाएगी। एक बात आप और ध्यान रखिए, इसको आप y1 बोल दीजिए और इस वाले फैक्टर को आप y2 बोल दीजिए, इनका आगे यूज आएगा। तो एट t इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब इसको हम प्लॉट करेंगे x y एक्सिस पर कि y कितना होगा, किस x पर कितना y होगा।
उसके लिए आप एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए मैंने K1 को मान लिया 5.4 और K2 को मान लिया 5.2, तो मेरा K बन जाएगा K इज़ K1 प्लस K2/2, ये बन जाएगा 5.3। अब आप ध्यान से देखिए, अगर K1 K2 इतना है तो डेल्टा क्या था हमारा, K1 माइनस K2, K1 माइनस K2 हो जाएगा 0.2 और डिवाइड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू डेल्टा K/2 इज 0.1। तो आप देखिए K और डेल्टा K की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं। K इज़ मच मच ग्रेटर देन डेल्टा K/2। इसका यहाँ पर क्या यूज़ आएगा, ये देखिए, ये जो दो वैल्यूज़ ली हैं मैंने, ये सिर्फ एजम्पशन है एक बार के लिए, क्योंकि हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक एजम्पशन माना है कि हमारा डेल्टा K/2 है वो बहुत छोटा रहेगा और K बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसकी अपीयरेंस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ इसको प्लॉट करेंगे, फिर इसको प्लॉट करेंगे, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनेगी उसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करने से पहले एक बात और देखते हैं, वो ये है, यदि मैं आपसे कहूँ कि y इक्वल टू कोस x का ग्राफ बनाओ, तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। ये आपका क्या होगा, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। अगर फिर मैं आपको कहूँ कि y इक्वल टू कोस 2x का ग्राफ बनाओ, तो आपका ग्राफ क्या होगा, आप x की जगह π/4 पुट कीजिए, π/4 कहीं यहाँ होगा, π/4 पुट करेंगे, π/4 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा तो π/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब x π/4 पर ये इक्वेशन वही वैल्यू देगी जितनी इसने एट π/2 पे दी थी। π/2 पे इसने 0 दी थी, तो ये मैक्सिमम से 0 हो जाएगा एट π/4 पे। π/2 पे कितना होगा ये, जब यहाँ मैं π/2 पुट करूँगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पाई। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन π/2 पे पाई जितनी वैल्यू देगी, पाई पे इसने कितनी दी थी, -1, तो ये यहाँ पर -1 हो जाएगी। सिमिलरली जब इसको एक्सटेंड करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये वापस 0 होगी और यहाँ फिर मैक्सिमम होगी। आप इसको प्लॉट करके देखिए, वैल्यूज़ मान के आपका सिमिलर प्लॉट आएगा। ये π/2 है और ये हमारा कितना है, पाई है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जितना टाइम पीरियड में इस पहले वाले वेव ने अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया था, ये उससे आधे में कंप्लीट कर रही है। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ तक। 2π के इंटरवल में इसने तो एक ही अपने आप को एक ही साइकिल कंप्लीट किया, इसने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए। सिमिलरली जब आप y को cos 3x लिखोगे और प्लॉट करोगे, तो वो अब 3 अपने पीरियड्स कंप्लीट कर चुका होगा पाई अंतराल में ही। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कोस के साथ जितना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा उतना ही आपका ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, और x के साथ जितना छोटा नंबर मल्टीप्लाई होगा उतना ही आपका ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, अगर आपका y इक्वल टू कोस kx है तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π/k। अगर कोस x का टाइम पीरियड 2π है तो कोस kx का होता है 2π/k, उसका टाइम पीरियड छोटा हो जाता है। इसका मतलब वो कम टाइम में ही अपने आप को कंप्लीटली रिपीट करना शुरू कर देता है। क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको ऑलरेडी आना चाहिए, अगर नहीं आता तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे कोस kx है, यहाँ पे कोस डेल्टा K/2x है। जब इन दोनों को प्लॉट करेंगे
तो जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ नंबर है वो कितना बड़ा है, ये उसको बताएगा कि कितने जल्दी जल्दी वो रिपीट होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। लेट से दिस इज ए, दिस इज बी। तो सबसे पहले हम ए को प्लॉट कर रहे हैं। ए को प्लॉट कर रहे हैं। तो आप यहां देखिए, जो डेल्टा k बाई 2 था वो बहुत छोटा था और k डेल्टा k बाई 2 की तुलना में काफ़ी बड़ा था। तो जितना छोटा नंबर उतना ही वो ज़्यादा एक्सपेंडेड ग्राफ होगा। क्लियर है? तो हम इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा। यहां तक वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। अब हम B को प्लॉट कर रहे हैं इस ग्राफ पे। B के साथ जो नंबर है वो बड़ा है और जितना बड़ा नंबर x के साथ B में x के साथ जो मल्टीप्लाई है कोस के अंदर वो बहुत बड़ा नंबर है और जितना k बड़ा होगा उतनी जल्दी ही कोस kx अपने आप को रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जितने टाइम में उसने, ये सिमेट्रिक शायद नहीं लग रहा, इसको आप थोड़ा सा सिमेट्रिक बना लीजिए। सेकंड वाला ग्राफ अपने आप को जल्दी जल्दी रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब है इतने टाइम में ही वो कई बार अपने साइकिल्स को कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इस वाले का k बहुत बड़ा है तो इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि टाइम था हमारा 2 पाई बाय k। जितना k बड़ा उतना टाइम पीरियड छोटा, इसका मतलब उतने कम टाइम पीरियड में वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ये हमारा b का ग्राफ हो गया। अब हमें नेट y का ग्राफ बनाना है। हमने क्या देख लिया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, इसका कैसा बनेगा, ऐसा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेट y बन रहा है वो कैसा बनेगा, ये हम देखेंगे। देखिए एक बात तो तय है, जहाँ पर ये 0 होगा वहाँ पर ये चाहे कुछ भी हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हमें नेट ग्राफ की 0 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 मिलेगी। इसके बीच में देखते हैं क्या होता है। अब आप ग्राफ को सिर्फ पाई बाय 2 तक देखिए, यहीं पर कंसंट्रेट करिए कि क्या हो रहा है। ये वाला ग्राफ पूरा पॉजिटिव रह रहा है, ये वाला ग्राफ पूरा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, फ्लक्चुएट भी कर रहा है। अब जहाँ जहाँ पे इस टाइम इंटरवल में जहाँ जहाँ पे ये ग्राफ 0 हुआ वहाँ वहाँ पे ये 0 तो नहीं है, पर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो जितनी बार ये 0 हुआ उतनी बार हमारा नेट ग्राफ 0 होगा ही होगा। तो आप जहाँ जहाँ पे 0 होगा वहाँ वहाँ पे मार्क लगा लीजिए। इन पॉइंट्स पर ये हमारा ग्राफ 0 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये ग्राफ घटेगा, मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर लें जहाँ पर ये पीक है, और उससे पहले इस पीक की बात कर लेते हैं।
जहाँ पर ये पीक थी इसके साथ एक बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इस पीक के साथ एक छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो उसको छोटा कर देगी। कहने का मतलब है ग्राफ आपका बार बार ज़ीरो होगा, ओसिलेट करेगा ग्राफ आपका, लेकिन उसकी पीक घटती जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में आपकी ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव है। जहाँ जहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा है इस पोर्शन में, वहाँ नेट ग्राफ भी ज़ीरो होगा, लेकिन उसके नेगेटिव साइड में बढ़ने से जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी पीक नेगेटिव साइड में बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है यहाँ तक इस पोर्शन में ये ग्राफ ओसिलेट करेगा, ज़ीरो होगा कई बार, लेकिन इसके साथ पीक के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इस साइड बढ़ेंगे तो पीक दोबारा बढ़ेगी और फिर पीक घटेगी। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से फिर आपकी पीक दोबारा घटने शुरू होगी। तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर से ऐसे ही होगा, सिमिलर ग्राफ रिपीट होगा। तो इस ग्राफ में यहाँ पे आपका एक एनवेलप बनेगा, ये एनवेलप का पीक यहाँ कहीं होगा, इसके बिल्कुल जहाँ इसका पीक है वहीं इस एनवेलप का भी पीक होगा। तो अब तक हमने ये देखा एट t इक्वल टू 0 ये ग्राफ, ये इक्वेशन ये हो जाएगी, और एक इस इक्वेशन को हमने जब प्लॉट किया, पहले इसको प्लॉट किया फिर इसको, फिर इन दोनों के जो रिजल्टेंट दिख रहा था, इन दोनों से जो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा उसको प्लॉट किया। तो ये हमारा रिजल्टेंट ग्राफ या रिजल्टेंट वेव इक्वेशन है t इक्वल टू 0 कैसी दिखेगी उसका जवाब है। क्लियर है? तो अब तक हमने ये देख लिया कि हमारी वेव इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा और वो दिखेगी कैसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वो मूव किस स्पीड से करेगी। ये हमारी मेन इक्वेशन है जो हमने निकाली थी दो वेव्स को ऐड करके। अब हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहाँ पर सिमिलरली दोबारा वैसे ही करते हैं। एक मिनट, सॉरी, हम बात क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आपकी जो ये इक्वेशन आई है ये दो वेव इक्वेशंस को ऐड करके आई है। ये दिखती कैसी है, ऐसी, कहाँ पर, एट t इक्वल टू 0 पे। अब हमें निकालना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए हम पहले इस y1 और y2 दोनों की अलग अलग वेलोसिटी निकालते हैं। पहले y1 की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमने फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी थी उसी का यूज़ करेंगे। फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, वेलोसिटी विद विच अ कांस्टेंट फेज इज मूविंग। एक वेव का कांस्टेंट फेज जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वही मेरी फेज वेलोसिटी होती है। इसका मतलब हम ये देख लेते हैं कि इसका इस इक्वेशन का फेज कितना होगा, kx माइनस ओमेगा टी। इस इक्वेशन में आपका जो फेज है वो है kx माइनस ओमेगा टी, और ये हमारा कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा k dx माइनस ओमेगा dt इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पर dx बाई dt जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा बाय k। इसको बोलते हैं vp फेज वेलोसिटी ओमेगा बाय k।
क्लियर है? नेक्स्ट इज y2। y2 में भी हम सिमिलर लगाएंगे, इस फेज को कांस्टेंट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाता है हमारा vg ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। यहाँ पर आपका डेल्टा के बाई डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के आएगा, उसको हम डी ओमेगा बाई डी के लिख रहे हैं, उसको ओ स्मॉल कर रहे हैं उसके वेरिएशन को। तो आप ध्यान से देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ। ये जो ग्राफ बना है ये कौन सी इक्वेशन के लिए है? ये है कोस डेल्टा के बाई 2 के लिए, डेल्टा 2 एक्स के लिए। और ये वाला ग्राफ किसके लिए बना है? कोस के एक्स के लिए। आपका ये वाला टर्म बहुत छोटा था इसलिए ग्राफ आपका एक्सपेंड हो गया, ये वाला टर्म बहुत बड़ा था इसलिए आपका ग्राफ कंप्रेस हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आया है। जो ये मैंने एनवलप बनाया है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ग्राफ तो मेनली आपका ये इस तरीके से ही बनेगा, लेकिन हमें वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो एक एनवलप में बंद है, इसलिए हमने उसको एनवलप बोल दिया। लेकिन जो आपका रियल ग्राफ है उसमें ये लाइन होती नहीं है, सिर्फ ये रियल ग्राफ आपका ऐसा है। क्लियर है? अब जो ये वाला ग्राफ है के एक्स वाला, या फिर यूं कहें कि जो y2 है, इससे हमने जो स्पीड निकाली है y2 से डी ओमेगा बाई डी के, वो हमारी एनवलप की स्पीड है। आप देखिए जैसा ये बन रहा है वैसा ही उतनी ही दूरी का ये है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है एनवलप और यहाँ पे ये एनवलप ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ ये जो स्पीड निकल के आई है ये किसकी स्पीड है? एनवलप की स्पीड है। और सिमिलरली कोस के एक्स क्या है आपका? कोस के एक्स है आपका कोई भी एक पर्टिकुलर फेज, ये 90 डिग्री का फेज कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये इक्वेशन उसकी वेलोसिटी को बता रही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नेट वेव आई उसका एनवलप एक स्पीड से चलेगा और उसकी जो इंडिविजुअल अंदर जो वेव बनी है वो एक अलग स्पीड से चलेगी। तो जो एनवलप की स्पीड है उसको हमने बोला ग्रुप वेलोसिटी। जो एक पर्टिकुलर फेज की वेलोसिटी है उसको हमने बोला फेज मैं एक बार फिर से पूरी क्लास को कंक्लूड कर रहा हूं। आज की क्लास में हमें पढ़ना था कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तो ग्रुप वेलोसिटी जैसा कि आपको पता है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ग्रुप ऑफ वेव्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। इससे पहले वाले केस में हमने मोनोक्रोमेटिक वेव को कंसिडर किया था। आज हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स स्लाइटली वेरिंग इन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इन सब वेव्स का एक कंबाइंड वेव बनेगा। तो हमने उसको मैथमेटिकली सोल्व किया, वो कंबाइंड वेव ये आई। हमने सिंप्लिसिटी के लिए दो ही वेव कंसिडर करी है इनफाइनाइट की जगह। ये आई, ये वेव दिखती कैसी है? ऐसी। और इस वेव ये चलती कैसी है? इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है इसकी? तो इसके एनवलप की वेलोसिटी अलग है जिसको हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं और उसका फॉर्मूला डी ओमेगा बाई डी के है। और इसका एक पर्टिकुलर कोई फेज, ये फेज मान लो, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है उसको हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। तो उम्मीद है आपको ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, आप गूगल करिए फेज वेलोसिटी, तो जो पहला लिंक विकिपीडिया का खुलेगा तो आपको फेज वेलोसिटी विकिपीडिया से देखना है। उसमें एक एनिमेशन दे रखा है कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में अंतर क्या है, वो आप देखेंगे तो और समझ में आएगा। उसमें ऐसा दिखेगा आपको, ये जो एनवलप है ये धीरे चल रहा है और जो ये पर्टिकुलर फेज की जो वेव है ये तेज चल रही है।
तो एनवलप धीरे धीरे चल रहा है और उसके अंदर से वेव निकल के आगे बढ़ रही है। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कई सारी वेव्स को ऐड करके जो ग्रुप बनता है उसमें ग्रुप वेव का मतलब क्या है, उसमें फेज ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या है और उसमें फेज वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इस क्लास में हमने सिर्फ ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है इसको समझा। हम ये नहीं अभी भी कंक्लूड कर पाए कि जो वेलोसिटी c²/v वेलोसिटी ग्रेटर देन c आई थी वो क्यों आई थी, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।